स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की यूट्यूब क्लासों में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली क्लासों में जो अपना चैप्टर नंबर 2 था गाउस के नियम एवं उसके अनुप्रयोग, वो अपना क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हमारे इसके जो न्यूमेरिकल थे वो न्यूमेरिकल यहाँ पर बाकी थे, न्यूमेरिकल कुछ नहीं करवाया था आपको। तो आज में यहाँ जो अपना पार्ट नंबर जो 6 रहेगा, इसमें अपने जो चैप्टर नंबर 2 के हैं वो पूरे के पूरे न्यूमेरिकल यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्व करने का प्रयास करेंगे। जितने हो सके उतना यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। बाकी जो आपके जो एग्जाम्पल रहेंगे इस चैप्टर नंबर 2 के वो आप स्वयं सोल्व करोगे घर पे, और जो अनसोल्व आपके जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर आपको क्या आज सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें अपना वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 11 है। तो इसके कुछ वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन है आपके वो मैं आपको यहाँ पर आज सोल्व करवाने जा रहा हूँ। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 वो आपको दे रखा है कि एक समरूप आवेशित, एक समरूप आवेशित ठोस गोले के कारण, ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक समरूप आवेशित ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। तो अधिकतम आपको तीव्रता बतानी है। जैसे आपने गोलीय कोश के लिए आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, ठीक है, उसमें आपने गोले के बाहर तीव्रता निकाली थी, उसके पृष्ठ पर आपने तीव्रता निकाली थी और गोले के अंदर आपने तीव्रता निकाली थी। तो सबसे ज्यादा जो आपकी तीव्रता आती है वो गोले के पृष्ठ पर आती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको ये जो आपका ई आउट आएगा, ई आउट का मतलब आपकी गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो आई थी आपकी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जो गोले के पृष्ठ पर आपकी ई एस जिसको ले रहे हैं हम वो आई थी आपकी के क्यू अपॉन, यहाँ पर कैपिटल आर आ जाएगा, तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और जो गोले के अंदर आपकी तीव्रता आई थी वो ई इन इक्वल टू क्या आई थी 0। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा तीव्रता होगी वो कहाँ पर होगी, इसके पृष्ठ पर आएगी, क्योंकि आपकी जो गोला है, जैसे मान लो ये आपका गोला है और ये इसकी रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। तो बाहर आप कोई भी आप रेडियस निकाल रहे हो जैसे बिंदु P पर, और ये आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल आर है। तो यहाँ पर जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो आर पर डिपेंड कर रही है। यदि आपका आर का मान बढ़ेगा तो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर देखो आपका ES है वो स्मॉल r पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो सबसे अधिक जो आपकी तीव्रता आएगी वो इसके पृष्ठ के ऊपर आएगी, ठीक है। तो अपना ऑप्शन भी यही दे रखा है कि केंद्र पर रहेगी या केंद्र से सतह के मध्य के किसी बिंदु पर या सतह पर या अनंत पर। तो कहां पर आएगी, इसकी सतह के ऊपर है। सबसे ज्यादा आपकी क्या आएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। ये इसका ऑप्शन रहेगा ES इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आप क्वेश्चन उतार लो और आंसर लिख देना इसका सतह पर। इस प्रकार के जो आपके क्वेश्चन है वो आपके एक जो बोर्ड एग्जाम है उनमें 13 क्वेश्चन आएंगे आपके। एक जो क्वेश्चन आपके 1 से लेके 13 तक रहेंगे, उनके जो आपके नंबर रहेंगे वो आपके एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और उसमें केवल 1 वर्ड यानी एक वर्ड के अंदर ही वो आपको क्या पूछता है, आंसर पूछता है। जैसे इसमें पूछा है आपको कि भाई सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर आएगी, तो वो बता दी सतह पर, ठीक है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये आप नोट कर लो सबसे पहले।
तो हो गया होगा आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला हम यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व करते हैं। सभी स्टूडेंट एक बात का ध्यान दें कि अपनी जो पाठ्य पुस्तक है राजस्थान बोर्ड की वो खोल के रखिए। वहां पर जो आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दे रखे उन्हीं में मैं आपको आज क्या करवा रहा हूँ, सोल्व करवा रहा हूँ। तो यदि आप यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हो तो अपनी बुक से भी आप क्वेश्चन को लिख सकते हो। और यहाँ ज्यादा से ज्यादा आपको क्या ध्यान देके उस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन तो अपनी बुक में भी मिल जाएगा, समझने पे आपको क्या करना है, ज्यादा फोकस रखना है। तो अगला जो अपना क्वेश्चन रहेगा वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको कि एक घन के अंदर, एक घन के अंदर प्लस माइनस क्यू आवेश वाले दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे हैं तो घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा। घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा। तो अपने क्वेश्चन आप पहले पढ़ो आराम से और क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो अपना न्यूमेरिकल भी ऐसे मान लो सोल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया इसका मतलब आपका न्यूमेरिकल आपसे कभी सोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसे समझे कि अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको और क्या वो पूछना चाह रहा है आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन देखो, एक घन के अंदर, ठीक है, तो उसने एक इस प्रकार का कोई घन ले रखा है। देखो ये कोई घन है आपका, इस प्रकार से। ठीक है, इस घन के अंदर प्लस माइनस क्यू आवेश वाले दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे हैं। तो दो द्विध्रुव हैं, जैसे मान लो एक द्विध्रुव ये अपना माइनस क्यू और ये आपका प्लस क्यू, और दूसरा द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत है, इधर आप माइनस क्यू मान लो तो इधर आपका क्या है, प्लस क्यू है। ये क्या है, एक घन के अंदर है। समझ गए? तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है तो घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। ठीक है, तो गाउस का नियम मैंने आपको बताया था कि जो आपका विद्युत फ्लक्स होता है गाउस के नियम के अनुसार वो आपका फाई इक्वल टू क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी गाउस का अपना नियम था कि भाई इस नियम के अनुसार किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स का मान होता है वो उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये अपना था गाउस का नियम कि फाई इक्वल टू क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखो समेशन क्यू का मतलब अपना ये कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आपका चार्ज कितना है वो देखना है। तो टोटल आपका चार्ज देखना है। दो तो आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, और दो क्या है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज। तो टोटल जो आपका चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा भाई, जीरो आएगा। यानी समेशन क्यू इक्वल टू माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो जो अपना टोटल आपका चार्ज आएगा
क्यू इक्वल टू, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्यों आपका 0 हो गया तो फाई क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी आपका फाई ई इक्वल टू समीशन क्यू की जगह क्या आ जाएगा 0 और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा आंसर 0। तो यार जो आपका घन है इस घन से निर्गत जो फ्लक्स का मान होगा वो भी क्या होगा आपका 0 होगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो करो भाई ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया होगा, ठीक है। तो जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप क्वेश्चन को समझने पे ज्यादा ध्यान दें। क्वेश्चन तो अपने बुक से आप उतार लेना और उसका सॉल्यूशन यहाँ से उतार लो आप, ये उसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब देखो आपके पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको देगा एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर उसकी त्रिज्या, एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर उसकी त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर उसकी त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा था आपको कि भाई एक चालक है, उस चालक को आपने क्या किया था, आवेशित किया था, ठीक है। तो आवेशित किया था तो वहां पर जो आपका आवेशित जो चालक था वो गोलीय कोष की तरह क्या कर रहा था, कार्य। ये कोई भी आपका चालक ले लो आप, ठीक है, कोई भी आप चालक ले रहे हो, उस चालक को यदि आप क्या करते हो, आवेशित करते हो, तो संपूर्ण चार्ज क्या उसके पृष्ठ पर आ जाता है। समझ गए होंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, किसी भी चालक को हम यदि क्या करते हैं, क्या आवेशित करते हैं, तो संपूर्ण चार्ज उस चालक के कहां आ जाता है, पृष्ठ पर आ जाता है, ठीक है। दूसरी बात, यदि आप किसी कुचालक को क्या करते हो, आवेशित करते हो, तो जो आपका चार्ज है, ठीक है, जहां पर आप दोगे वो वही रहेगा, ठीक है। जैसे आपका कोई कुचालक गोला है तो उसको आप चार्ज कर क्या आवेश दे रहे हो, तो उसके अंदर ये जहां उसको आपने अंदर आप आवेश दिया, यानी उसके आयतन में क्या हो जाता है, वो समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, ठीक है। जाता वही रहेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका साबुन का जो बुलबुला है वो एक चालक की तरह ही क्या करता है, कार्य करता है। तो जब उसको क्या करते हो, आप आवेशित करते हो। अब यहाँ पर देखो ऋणावेशित, तो ऋणावेशित हो या धनावेशित एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने ऋणावेशित किया है, धनावेशित करे तो भी वही बात है आपकी। तो इस प्रकार से इसने क्या कर दिया, ऋणावेशित कर दिया, यानी समान रूप से इसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे यहाँ पर एक अल्पांश ले लूंगे, क्या ले लो, एक अल्पांश, तो इस अल्पांश का जो आपका आवेश और शेष भाग का जो आवेश है वो क्या है,
समान प्रकृति का है। अब समान प्रकृति का होने के कारण क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी बाहर की ओर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। और इस प्रकार से बहुत सारे आवेश क्या अल्फांस ले लूं इसके ऊपर, ये लो बहुत सारे क्या ले लूं, अल्फांस ले लूं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, सब अल्फांसों में क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो सब क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इसे प्रतिकर्षण के कारण बाहर की ओर क्या करेगा, बल कार्य करेगा, जिसके कारण क्या होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी, यानी बाहर की ओर क्या लगेगा, दाब लगेगा, दाब लगने के कारण इसकी त्रिज्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसका मतलब त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा, त्रिज्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी त्रिज्या आंसर होगा इसका, त्रिज्या बढ़ती है, बढ़ेगी त्रिज्या, क्योंकि बाहर की ओर आपका बल कार्य कर रहा है, तो ये पृष्ठ चलेगा आपका, तो त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर होगा। आराम से आपने इसका मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया है कि किस प्रकार से आपका क्या होती है, त्रिज्या बढ़ती है, प्रतिकर्षण बल के कारण क्या लगता है, बाहर की ओर दाब लगता है, तो दाब लगने के कारण क्या होगा, त्रिज्या बढ़ेगी, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्वेश्चन का, आपको केवल ऐसे नहीं बता रहा कि त्रिज्या बढ़ेगी, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास, उसका कारण भी होना चाहिए कि त्रिज्या क्यों बढ़ेगी, तो क्यों बढ़ेगी तो मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर छोटे छोटे अल्फांश में मैं इसको विभाजित कर लेता हूँ, प्रत्येक अल्फांश में आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव क्यों, समान चार्ज है, सब अल्फांशों में समान चार्ज होने के कारण एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो आपके पास क्या होगी, त्रिज्या बढ़ेगी, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो अपना ये क्वेश्चन हो गया अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस करते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 8 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पर्सन का जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो देखना है आपको और आराम से समझना है उसको। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दो चालक गोलों की त्रिज्याएं ए व बी हैं, दो चालक गोले दे रखे हैं और उनकी त्रिज्याएं आपको दे रखी हैं ए और बी हैं। इन्हें समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा। समझ गए मेरी बात, ठीक है। एक आपका दो चालक, तो मैंने चालक गोलों के लिए आपको बताया था कि चालक गोले ले लो आप या फिर कोई गोलीय कोष ले लो, ठीक है। दोनों की एक ही बात है, जितना चालक गोले के लिए आपके पास क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र आएगा, उतना ही आपको गोलीय कोष के लिए विद्युत क्षेत्र आता है। अंदर देख लो आप, बाहर देख लो या उसके पृष्ठ पर देख लो, हमेशा समान विद्युत क्षेत्र आता है। यानी मेरी बात समझ गए होंगे आप कि जितना आपका विद्युत क्षेत्र गोलीय कोष के लिए होता है उतना ही चालक गोलों के लिए आता है। समझ गए, गोली कोष का मतलब समझते हो, खोखली गोले के लिए आपने पहले निकाला है, ठीक है। अपनी एक एप्लीकेशन थी गाउस के नियम की, उसमें आपने निकाला था, ठीक है। तो इसमें आपको दे रखा है कि आपके पास दो चालक गोले हैं, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है आपको कि आपके पास दो चालक गोले हैं, समझ गए। तो एक की आपकी जो त्रिज्या है वो है, ये त्रिज्या स्मॉल ए ले रखी है, समझ गए। दूसरा अपना जो चालक है, गोला है, उसकी त्रिज्या आपके पास क्या है, बी है। दूसरे की त्रिज्या क्या है, बी। अब दोनों को समान पृष्ठ आवेश घनत्व के द्वारा क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। यानी इसका
और इसका पृष्ठ जो आवेश घनत्व रहेगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की उपस्थिति की मात्रा दोनों गोलों पर क्या रहेगी, बराबर रहेगी। पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब तो समझ गए ना कि इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर और इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की जो उपस्थिति की मात्रा है वो क्या है, बराबर है। समझ गए, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व दोनों का क्या है, बराबर। तो मैंने इसके पृष्ठ पर आपको जो एप्लीकेशन करवाई थी वहां पर गोलीय ठोस के कारण उसके पृष्ठ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ गए, तो दोनों का भी पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व भी आपका क्या है, सिग्मा, और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व भी क्या है आपके पास, सिग्मा है। तो दोनों का जो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो दोनों के कारण यानी आपके EA और EB दोनों क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। यानी EB भी आपकी क्या रहेगी, क्योंकि दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर है, तो दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी दोनों का क्या आएगा, बराबर ही आएगा। ठीक है, अब इनकी आपको क्या पूछ रहे हैं भाई, अनुपात बताओ आप, तो अनुपात आप बताओगी कि भाई EA अपॉन EB। ठीक है, दोनों आपके बराबर हैं, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो आपके पास EA अपॉन EB का अनुपात क्या जाएगा, 1/1, यानी 1:1 रहेगा। दोनों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात ये आ गया। तो ये अपना क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो। तो 2 मिनट में आप उतार लो इसको। क्वेश्चन अपनी बुक में से देखो, आप बुक सबके पास होनी चाहिए। जब भी मैं न्यूमेरिकल क्लास लेता हूँ आपकी यहाँ पर ऑनलाइन, तो आपके पास बुक सामने खुली हुई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी अपना टाइम आपको कम लगेगा। मैं यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल लिखूंगा तो थोड़ा टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो हम उतने ही टाइम में क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं यदि आपके पास बुक सामने है तो। ठीक है, समझ में भी आएगा आपके। ठीक है, टाइम भी बचेगा अपना। ठीक है, तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा बोर्ड के ऊपर क्या करें, समझने का प्रयास इधर करें, और जो भी अपनी राइटिंग वर्क आपको करना है, ठीक है, वो कहाँ पर क्वेश्चन लिखना है वो अपने बुक से लिखना है। ठीक है, और सॉल्यूशन आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ सामने। ठीक है, सॉल्यूशन ही यहाँ पर लेना है, मेरे बोर्ड के ऊपर आपको सॉल्यूशन मिलेगा क्वेश्चन का। ठीक है, एकदम सटीक सॉल्यूशन मिलेगा, और विद रीजन में आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दूंगा, और विद कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, सॉल्यूशन दे रहा हूँ। मैं डायरेक्ट कोई आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। यानी पीछे जो आपको पढ़ा दिया गया है वो इन क्वेश्चनों का क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा। तो पीछे जो आपको मैं थ्योरेटिकल जो पार्ट करवा रहा हूँ उसको आप क्या ज्यादा से ज्यादा ध्यान से देखें, पढ़े, और उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करें, समझने का प्रयास करें, रटने का प्रयास नहीं करें। ये रटोगे तो न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, उसको समझ के पढ़ने का क्या करना है, प्रयास करना है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका क्या मिल गया आपको, सॉल्यूशन मिल गया ये। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर आपको 9 दे रखा है अपने, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का ही है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, उसको आप देखो क्या दे रखा है वो, और उसका आपको सॉल्यूशन देखना है। अब इधर देखो, हो गया होगा इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको दे रखा है, ठीक है, इसमें तो आपको पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा था। पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब समझ गए ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा। ठीक है, तो वो आपका है सिग्मा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे जो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि दो आपको चालक गोले दे रखे हैं, उनकी त्रिज्या वैसी है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज उसकी क्या है, चेंज है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दो।
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, देखिए पहले वाले में आपको पृष्ठ आवेश घनत्व की जो मात्रा है वो समान है, पृष्ठ आवेश घनत्व की मात्रा समान है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो आपके गोले O और गोले B हैं, दोनों की जो रेडियस A और B है वो क्या थी, बराबर थी, तभी उसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या आता है, बराबर आता है। समझ गए ना मेरी बात, क्योंकि जो आपका पृष्ठ आवेश घनत्व होता है वो होता है सिग्मा इक्वल टू, इधर मेरी बात समझना, सिग्मा इक्वल टू आपका होता है Q अपॉन S। Q आपका क्या है, Q आपका क्या है, कुल आवेश, ठीक है, और यहां पर S आपका क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। तो यहां पर आपको देखना है कि जो आपका सिग्मा है, ठीक है, वो Q अपॉन A का मतलब इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस गोले का क्या आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, और वो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होगा, 4 पाई A स्क्वायर। समझ गए। दूसरा अपना जो गोला भी है उसके लिए आपको क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई B स्क्वायर। समझ गए ना मेरी बात। तो यहां पर ये दोनों का जो पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर कब होगा भाई, Q भी दोनों में बराबर है, ठीक है, 4 पाई दोनों में बराबर है, ठीक है। तो जब ये बराबर कब आएगा, जब आपका A और B दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, उस कंडीशन में आपका यहाँ पर जो है पृष्ठ आवेश घनत्व है वो दोनों का क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। मेरी बात समझ गए ना। तो यहाँ पर A और B दोनों की रेडियस भी क्या है, अरे दे तो रखी है A और B से, लेकिन दोनों है क्या, बराबर, A बराबर क्या है, B है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर जो 8 था उसमें। अब क्वेश्चन नंबर अब अपना जो 9 है उसको आपको समझना है। देखो क्वेश्चन नंबर अपना 9 है, वो आपको दे रखा है 9। इसमें आपको दे रखा है दो चालक गोलों की त्रिज्याएं स्मॉल a व स्मॉल b। त्रिज्याएं क्या है, त्रिज्याएं स्मॉल a व स्मॉल b हैं। दो चालक गोले हैं और उनकी त्रिज्याएं क्या है, स्मॉल a और स्मॉल b, ऐसे ही दो चालक गोले हैं। समझ गए। आगे आपको प्रश्न में दे रखा है, इन्हें समान आवेश से आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा। इन्हें समान आवेश, यानी समान आवेश का मतलब समझ गए, इसको भी पॉजिटिव चार्ज और इसका भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, दोनों का आवेश क्या है, समान है। उसके द्वारा क्या किया जाता है, इसको आवेशित किया जाता है। तो इसके पृष्ठ पर या इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का क्या बताना है, आपको अनुपात बताना है। यानी समान आवेश है, यानी इसको भी पॉजिटिव चार्ज से क्या कर रहा हूं, आवेशित कर रहा हूं, इसको भी पॉजिटिव से भी क्या कर रहा हूं, चार्ज कर रहा हूं दोनों को, ठीक है। तो यहां पर आपको इस क्वेश्चन को समझना है। अब क्वेश्चन में आपको समान पृष्ठ आवेश घनत्व नहीं दिया है, ठीक है, समान आपको चार्ज दिया है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। समझ गए मेरी बात। अब त्रिज्याएं दोनों की क्या है, अलग अलग हो सकती हैं, दोनों की त्रिज्याएं क्या है, अलग अलग हो सकती हैं। तो इसकी जैसे जो आपका गोला A है EA, इसके लिए जो आपका पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र रहेगा वो कितना रहेगा, ये ले सकते हो आप KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर लेते हैं, R स्क्वायर की जगह इसकी रेडियस क्या आ जाएगी, A स्क्वायर। दूसरे गोले के लिए आप लोगे तो वो आपका आएगा EB, और EB इक्वल टू इसकी रेडियस क्या है B, तो आपके पास आ जाएगा KQ अपॉन B स्क्वायर। अब यहां पर दोनों का क्या पूछ रहा है, आपको अनुपात पूछ रहा है, तो आप कर सकते हो इसको EA अपॉन EB, ठीक है। तो KQ अपॉन A स्क्वायर और इनटू आपका क्या आ जाएगा B स्क्वायर अपॉन KQ, ठीक है। KQ से KQ आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास EA अपॉन EB का जो अनुपात रहेगा वो क्या जाएगा, B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब A स्क्वायर B स्क्वायर से नहीं कटेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि दोनों की रेडियस बराबर है कि नहीं है। क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व यदि आपको समान दे देगा तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में दोनों की जो रेडियस है वो बराबर होती है, जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले समझाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई पृष्ठ आवेश घनत्व की कोई बात नहीं की है, केवल यहाँ पर यह आपको बताया कि समान आवेश द्वारा इनको क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। अब पृष्ठ आवेश घनत्व कम ज्यादा हो सकता है, यानी इसकी रेडियस
कम या ज्यादा आपकी हो सकती है, ठीक है। कम ज्यादा होगी तो आपके पास इसका अनुपात क्या जाएगा, A/AB इक्वल टू B² ठीक है। तो इसका ये सॉल्यूशन होगा, वो आप सॉल्व कर सकते हो। अभी 1 मिनट में सॉल्व कर लो आप इसको भी। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। अगला जो इसमें जो अपने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे, वो जो आपके अच्छे क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको यहाँ पर सोल्व करवा दिए हैं, ठीक है। आगे आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन है आपके अति लघुरात्मक क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक दो जो अच्छे क्वेश्चन है वो भी आपको सोल्व करवा रहा हूँ। बाकी जो आपके क्वेश्चन है वो आपकी थ्योरी में आ गए हैं, थ्योरी में मैंने पढ़ा दिए हैं आपको। और भी कोई जो आपका अच्छा क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर आपको सोल्व करवाने का क्या कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। तो अपना एक क्वेश्चन इसमें दे रखा है, हेलो, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन देखने हैं आगे आपके अति लघुरात्मक क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो इस प्रकार के जो आपके क्वेश्चन हैं थोड़े लॉजिक वाले क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके नीट के अंदर आते हैं, IIT की जो आपके एग्जाम लगते हैं उसमें आते हैं। इसी प्रकार के जो क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी आपकी जो फिजिक्स से संबंधित जो आपके कंपटीशन की आपकी एग्जाम होगी उसमें इसी प्रकार के आपके क्या पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन है वो सोल्व जो न्यूमेरिकल है वो पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। छोटे छोटे आपको न्यूमेरिकल पूछते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा लॉजिक होता है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो वो आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। आप दिमाग नहीं लगाओगे तो सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। नीट और आपकी जो आपकी IIT की एग्जाम लगती है या जो भी आप नेवी एयरफोर्स की जो आप एग्जाम देते हो उनमें भी इसी प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल है वो थोड़ा ध्यान लगा के आपको समझने हैं। तो अगला आपको न्यूमेरिकल दे रखा है कि विद्युत क्षेत्र ई में रखे, दे रखा है आपको विद्युत क्षेत्र ई में रखे किसी क्षेत्रफल अल्फांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान शून्य कब होता है, ठीक है। कोई एक आपका विद्युत क्षेत्र है, ये मान लो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये लो, ये आपका क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र में कोई आपका अल्फांश रखा हुआ है, तो उस अल्फांश में से निर्गत चुंबकीय विद्युत फ्लक्स का मान शून्य कब होता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन को आपको समझना है कि सर आपकी विद्युत फ्लक्स की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, ठीक है। तो सबसे पहले उस डेफिनेशन को समझना है। तो मैंने आपको डेफिनेशन जो आपकी विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बताई थी कि कोई भी आपका जो विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र में कोई आपका बंद पृष्ठ रखा हुआ है, तो उस बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जो आपका विद्युत फ्लक्स का मान होता है, ठीक है, फाई ई, ठीक है, वो क्या होता है भाई,
कि आपका विद्युत क्षेत्र और उस विद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। जो फ्लक्स का मान फाई का मान मैंने बताया था आपकी कि वह है आपका क्षेत्र अपना विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और उसमें स्थित क्षेत्रफल अल्पांश का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल अल्पांश का क्षेत्रफल ds। इन दोनों का जो आपका अदिश गुणनफल होता है वही आपका क्या होता है, विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर फाई इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, cos थीटा ले सकता हूँ, यानी E ds इसको लिख सकता हूँ cos थीटा। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है इसने कि आपका कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें क्षेत्रफल अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान शून्य कब होगा। तो शून्य कब होगा आपका, जब आपका थीटा इक्वल टू क्या हो, थीटा इक्वल टू क्या हो 90, थीटा इक्वल टू क्या होगा 90। तो cos 90 का मान क्या होता है आपका, cos 90 का मान क्या होता है 0। अब थीटा इक्वल टू 90 का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपका ये जो आपका थीटा है वो E और आपका जो क्षेत्रफल अल्पांश क्या है ds, उसके मध्य का क्षेत्रफल है, और इसका मध्य का क्या है एंगल है, तो इनके मध्य का एंगल आपका कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए, ठीक है। 90 आने का मतलब आपकी जो विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, तो आप क्षेत्रफल अल्पांश ले रहे हो, ठीक है, उसके पृष्ठ के लंबवत होनी चाहिए, लंबवत नहीं गुजरनी चाहिए, ठीक है। यानी जिस प्रकार से आपका पृष्ठ होना चाहिए, ये पृष्ठ है आपका, तो इस पृष्ठ की जो यहाँ पर कोई अल्पांश ले रहा हूं मैं ds, अल्पांश क्या ले रहा हूं ds, उसकी डायरेक्शन इधर होनी चाहिए इससे लंबवत, ठीक है। यानी इस प्रकार से आपका ये पृष्ठ आएगा, इस प्रकार से समझ गए। और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर रहेगी, तो पृष्ठ से कोई एक भी आपकी विद्युत बल रेखा गुजरेगी क्या, नहीं गुजरेगी, क्योंकि पृष्ठ की डायरेक्शन तो ऐसे ऑपोजिट ऊपर की ओर हो गई, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये होगी, तो एक भी विद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी, इससे विद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी, तो आपका विद्युत फ्लक्स भी कहां से आएगा भाई, क्योंकि आपका विद्युत फ्लक्स क्या होता है भाई, पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को तो बोलते हैं कि भाई इसमें एक भी विद्युत बल रेखा नहीं गुजर रही है, तो आपका विद्युत फ्लक्स कहां से आएगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका 90 होना चाहिए, तब आपका फाई इक्वल टू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यानी आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और अल्पांश जो आप अल्पांश ले रहे हो ds, ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए परपेंडिकुलर होने चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। लंबवत होंगे तो अपने आप थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी E और ds के मध्य का जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा 90। दैट्स ऑल। ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व होगा विद लॉजिक, समझ गए। तो आप इसको थोड़ा सा उतार लो। तो इस प्रकार से आगे जो आपका क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दे रखा है। लघुरात्मक क्वेश्चन में देखना है आपको, लघुरात्मक क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन नंबर
लघुरात्मक आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है कि दो अनंत विस्तार के समतल समांतर प्लेटों पर क्रमशः समान आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है, तो इनके मध्य किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा। तो दो अनंत विस्तार की कोई आवेशित परत है, इस प्रकार से दो आवेशित परत हैं, एक पर प्लस चार्ज है यानी प्लस सिग्मा, और इसमें माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा। इस प्रकार से दो आपकी आवेशित परतें हैं, आवेशित अचालक परतें हैं आपकी। आवेशित क्या है? अचालक परतें, अचालक परतें। तो ये आपको आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनके मध्य किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इनके मध्य कोई बिंदु, ये मान लेता हूं मैं P1 है, इनके मध्य कोई बिंदु क्या है? P1। इस पर आपको क्या बताना है? दोनों परतों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है। ठीक है, तो इधर लिखना परतों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परतों के मध्य आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। ठीक है, तो मैं पहले इसे, जो प्लेट आपकी ऐसी मान लो A है और ये आपकी प्लेट क्या है? B है। तो इस प्लेट A के कारण, ठीक है, यहां पर बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखता हूं। ठीक है, तो बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर की ओर होती है हमेशा, तो इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये मान लो E1 है और वो इधर। ठीक है, इसी प्रकार प्लेट B के कारण बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो किधर रहेगी आपकी? ठीक है, इधर अंदर की ओर यानी इसकी तरफ भी आएगी, यानी ये आपकी P2। अब दोनों प्लेटों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताएं हैं वो एक ही दिशा में आ रही है। ठीक है, तो जो आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र रहेगा वो क्या रहेगा भाई? परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा आपका E इक्वल टू क्या आएगा? E1 प्लस E2। ठीक है, तो इस प्लेट के कारण जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो कितनी आती है भाई? प्लेट के कारण मैंने बताया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 भी आपका क्या रहेगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये भी आपके चालक प्रवृत्ति है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बस चार्ज इसमें अपोजिट है, बात वो की वही है। तो इसके कारण कितनी हो जाएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसके मध्य में जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी E। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ोगे तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, उससे 2 आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके मध्य जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो क्या हो जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? दूसरा मैं आपको इसी में क्वेश्चन बना देता हूं कि जो आपकी इस प्रकार की जो दो प्लेटें हैं उनके बाहर कोई बिंदु आपकी क्या है? P2। इस P2 पर क्या परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है आपको। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन 1 और इसका सॉल्यूशन 2 बाहर P2 बिंदु पर। तो परतों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब परतों के बाहर देखनी है, तो मैं जो प्लस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली प्लेट है A, उसके कारण P2 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वो किधर आएगी? बाहर की ओर ही आएगी, इधर, या P1 इधर। ठीक है, और ये जो माइनस जो आपका सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है वो आपकी प्लेट B है, तो इस प्लेट B के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो किधर है? नेगेटिव के कारण अंदर की ओर यानी उसी की ओर आएगी, और इससे बाहर की ओर, इसके अंदर की ओर। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है वो आएगी बिल्कुल इधर। समझ गए दोनों? अब देखो यहाँ पर जो आपकी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या आएगी? क्योंकि दोनों आपकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं परिमाण में दोनों क्या है? बराबर, दिशा में दोनों क्या है? विपरीत। तो क्या हो जाएगी? बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
0, यानी आपका परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी E इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 अभी आपकी क्या है, परिमाण दोनों का बराबर है, यानी ये भी क्या है आपकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी आपकी क्या है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको देखिएगा, तो जो आपकी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी परतों के बाहर वो क्या जाएगी, 0 आ जाएगी। चाहे आप इधर निकालो चाहे आप इधर निकालो, दोनों तरफ आपकी यानी परतों के बाहर आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी। समझ गए? यदि तो चलो एक बात हो, ये आप बता सकते हो सॉल्यूशन, विपरीत पृष्ठ आवेश घनत्व वाली कोई आपकी दो परतें हैं, उनके कारण उसके मध्य बिंदु और बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से आएगी। अंदर आपकी आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और बाहर आएगी आपकी 0। ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन आपका पास हो गया होगा। अब देखो क्वेश्चन आपका सेम है, क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसी में आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहां पर तो जो आपकी दो परतें हैं विपरीत पृष्ठ आवेश में तो दो आपकी अचालक परतें ली हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको बोल देता हूं कि आपकी समान पृष्ठ आवेश घनत्व वाली दो आपकी अचालक परतें हैं। दोनों पर का पृष्ठ आवेश घनत्व इधर प्लस सिग्मा, पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो एक ही बात है, लेकिन दोनों का समान पृष्ठ आवेश यानी आपका आवेश है वो क्या रहेगा, समान रहेगा दोनों, यानी समान आवेश वाली इधर भी पॉजिटिव है इधर भी आपका पॉजिटिव है। तो इसके कारण इसके मध्य बिंदु और बाहर के बिंदु पर आपको क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ बिंदु मध्य बिंदु में मान लेता हूँ P1 है और आपका बाहर का जो बिंदु है वो P2 है। तो सबसे पहले आप मध्य बिंदु पर निकालो, तो परतों के मध्य वही आपका परतों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परतों के मध्य आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालोगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज वाली परत है, तो इसके कारण जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो बाहर की ओर इधर, यानी इसके कारण आपकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो E1 इधर, और इसके कारण जो आपकी परत B है उसके ऊपर भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो इसके कारण बाहर की ओर इधर ये लो E2। तो अब जो आपकी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो क्या आएगी, आपको पता चल गया होगा देखते ही। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ठीक है, दोनों का परिमाण क्या है, बराबर। ठीक है, तो P1 बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो क्या आएगी, 0, यानी आपकी जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी E इक्वल टू E1 माइनस E2। तो यहां पर E1 आपका क्या है, वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो आपकी रिजल्टेंट जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आपकी आएगी 0। तो ये तो मध्य बिंदु पे आ गई। अब बाहर वाले बिंदु की हम बात करें, ठीक है, तो बाहर वाले बिंदु पे आप देखो इसे जो प्लेट ए है उसके कारण तो बाहर की ओर वो आपकी E1 इधर है,
और इसके कारण प्लेट बी पर भी समान चार्ज है, इसके कारण भी बाहर की ओर ही रहेगी E2। अब देखो दोनों आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, सेम होगी। तो जो आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी भाई, योग हो जाएगा, दोनों का सेम डायरेक्शन है तो जुड़ जाएगी। यानी बाहर आप निकालोगे तो बाहर आपके पास आएगी, बाहर जो आपकी आएगी E इक्वल टू E1 प्लस E2, तो दोनों जुड़ जाएंगी। यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आपकी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी येलो। अब की बार तो आपकी आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अंदर की ओर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो परिणामी तो आपका इलेक्ट्रिक वो क्या रहेगा 0, और बाहर की ओर आपका क्या रहेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट चार्ज वाले आप लेते हो तो अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और बाहर आता है 0, और सेम आप चार्ज वाली दो प्लेटें लेते हो तो अंदर आपका 0 आएगा और बाहर क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। उतार सकते हो आप इसको भी, अपोजिट चार्ज वाली प्लेटें लेके, सॉरी सेम चार्ज वाली प्लेटें लेके आप इसको भी उतार सकते हो। चलो, ये अपना जो लघुरात्मक क्वेश्चन था उसमें एक अच्छा क्वेश्चन था, वो मैंने क्या करवा दिया आपको, सॉल्व करवा दिया है यहाँ पर। ठीक है, और आपको इसमें कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपके थ्योरी में आ गए हैं, ठीक है, उनको आप आराम से देख के आराम से उसका सॉल्यूशन पता कर सकते हो। अपनी जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं आपको इसमें से इनका सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो, इस तरह हमारी ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम में आपको यहाँ पर सॉल्व कराने का क्या करूँगा प्रयास करूँगा। कोई भी आपको एलिवन कोई भी प्रॉब्लम हो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो इस तरह हमें ये प्रॉब्लम आ रही है और हमें इस चीज़ को आपको दोबारा समझाना है, हमें ये समझ में नहीं है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो आगे अपना जो आगे आंकिक क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, उन आंकिक क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन सोल्व करवाने का क्या कर रहा हूँ प्रयास कर रहा हूँ। बाकी क्या आप सोल्व कर लेना, कोई अच्छे क्वेश्चन जो आपके रहेंगे, ठीक है, वो मैं यहाँ पर सोल्व करवा रहा हूँ आपको। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, इस तरह में ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप लिख सकते हो। अगला अपना जो आंकिक क्वेश्चन है, अब देखो एक बात और ध्यान में रखना, जो भी मैं आपको ऑनलाइन जो वीडियो में स्टडी करवा रहा हूँ वो टोटली में जो आपका राजस्थान बोर्ड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर पूरे नोट्स लिखवा रहा हूँ, उसी प्रकार से आपका पूरा सिलेबस करवा रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट करवा रहा हूँ, कोई भी पॉइंट नहीं छूटा है बीच में। ठीक है, आराम से आप नोट्स भी बना सकते हो और
और आराम से उसको पढ़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने आपको कहा है कि कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हो कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का वापस आपको सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर ऑनलाइन क्लासों में। तो अगला आपने जो आज की क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको समझना है कि कोई आपको बंद प्रश्न दे रखा है तो उस बंद प्रश्न में प्रवेश यानी इस प्रकार का कोई, मान लो ये कोई बंद प्रश्न है, ठीक है, ए बी सी डी, इस प्रकार का कोई बंद प्रश्न है तो इस बंद प्रश्न में प्रवेशित फ्लक्स यानी आपका फाई इन, ठीक है, आपको दे रखा है फाई इन, आपको दे रखा है 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। ये तो आपको एक बंद प्रश्न में प्रवेश करने वाला फ्लक्स आपको दे रखा है। दूसरा आपको इसमें निर्गत फ्लक्स भी दे रखा है, इससे बाहर निकलने वाला फ्लक्स यानी फाई आउट, बाहर निकलने वाले फ्लक्स को किससे लो, फाई आउट से, और वो फाई आउट भी आपको दे रखा है, फाई आउट वो आपको दे रखा है 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। समझ गए, ठीक है। तो इस बंद प्रश्न में उपस्थित आवेश की आपको क्या बतानी है, मात्रा, यानी आपको Q का मान बताना है। क्या बताना है, क्यों आपको इसमें बताना है कि क्यों इसमें आवेश की मात्रा कितनी है। समझ गए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका परिणामी विद्युत फ्लक्स बताना है कि आपका इसका रिजल्टेंट जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या आएगा, नेट जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, तो वो आपका फाई नेट से ले लो आप, फाई नेट जो आपका आएगा वो होगा निर्गत माइनस निवेशी होता है, हमेशा जो विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, फाई आउट माइनस फाई इन, यानी आप निर्गत विद्युत फ्लक्स में से क्या कर दो, निवेशी विद्युत फ्लक्स को घटा दो, तो आपके पास क्या आएगा, नेट विद्युत फ्लक्स आएगा कि नेट आपका विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा, ठीक है। तो निर्गत जो आपका विद्युत फ्लक्स रहेगा वो कितना है 800 माइनस, ठीक है, कितना आएगा 400। तो जो आपका नेट जो आपका विद्युत फ्लक्स रहेगा फाई नेट इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आपके पास नेट क्या आ गया, विद्युत फ्लक्स आ गया, ठीक है। अब आप क्या इसे बंद प्रश्न में उपस्थित आवेश की मात्रा बता सकते हो, ठीक है, जैसे गाउस के नियम से, ठीक है। तो गाउस का नियम आप सबको पता है, क्या था अपना गाउस का नियम, तो गाउस का नियम क्या था, फाई इक्वल टू समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका टोटल जो चार्ज है Q इक्वल टू वो क्या है Q, तो Q आपको बताना है, तो Q इक्वल टू आपका इस फाई नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर दो, फाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समझ गए, फाई आपने निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट आप सब जानते हो 8.85 into 10 the power minus 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास Q इक्वल टू क्या जाएगा, फाई का मान आपके पास है 400 इंटू ये आपका आ जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसका क्या कर लो आप, कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, Q इक्वल टू, जब दोनों का कैलकुलेशन करोगे 3.54 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, ठीक है। ये आपके पास क्या जाएगा, टोटल इसका क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, इसको 10 की पावर 9 है तो इसको नो में भी लिख सकते हो आप, Q इक्वल टू क्या जाएगा 3.54 नैनो कूलम। इस प्रकार से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, आप लिख सकते हो इसको जल्दी।
कर लिया होगा आपने। अब देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, अपनी बोर्ड एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। आपको कोई देखो इस प्रकार से कोई धन दे रखा है आपको, इस प्रकार से कोई धन दे रखा है, समझना है आराम से, आराम से समझो इस क्वेश्चन को। इस प्रकार से कोई धन आपको दे रखा है, समझ गए। प्रत्येक जो इसकी भुजा है वो बराबर है, प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो मैं मान लेता हूँ स्मॉल ए है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? स्मॉल ए। ठीक है, तो पहला जो आपका क्वेश्चन रहेगा इसमें, ठीक है, वो आपको कह रहा है कि आपका एक बिंदु आवेश है वो इस घन के केंद्र पर क्या है, कोई बिंदु आवेश क्यों है और वो कहाँ है? इस घन के केंद्र पर स्थित है। तो इसी घन के प्रत्येक फलक से निकलने वाला विद्युत फलक से ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक फलक कितने इसके? 6 फलक है, 1 2 3 4 और एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, 6 फलक है इसके। तो प्रत्येक फलक से निकलने वाला विद्युत फलक से चाहिए आपको। तो देखो क्यों आवेश है टोटल, यानी आपका जो पृष्ठ है वो पूरी तरह से क्या है? बंद है, यानी बंद होना चाहिए हमेशा। जो आपका आवेश है वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। पूरी तरह से बंद है और ये केंद्र पे है, ठीक है। तो इस घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स का मान क्या होगा भाई? तो गॉस के नियम से आपने निकाला था, तो घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा? फाइव ई। फाइव ई इक्वल टू आपका क्या आता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो पूरे घन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स अपना क्या रहेगा? फाइव ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब घन की कितने? 6 पर कोसी निकलने वाला है, पूरे टोटल 6 पर कोसी कितना आपका विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो एक फ्लक्स से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? इसमें क्या कर दो, फ्लक्स कितने? 6, तो 6 का इसमें भाग दे दो, तो आपके पास एक फ्लक्स से निकलने वाला क्या आ जाएगा? विद्युत फ्लक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे कर सकते हो प्रत्येक फ्लक्स से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई? प्रत्येक फ्लक्स से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, प्रत्येक फ्लक्स से निकलने वाला मैं निकाल लेता हूं 5, ठीक है। तो प्रत्येक से निकलने वाला क्या करेगा? 6 फ्लक्स, 6 का भाग दे दो इसमें, तो 6 एप्सिलॉन नॉट। प्रत्येक फ्लक्स से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, समझ गए। अब यदि आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप चेंज कर दे, प्रत्येक फ्लक्स से यदि केंद्र में है तो इस प्रकार से प्रत्येक फ्लक्स से निकलने वाला फ्लक्स आप निकालोगे। यदि आपको वो दे दे कि आपका ये जो आवेश है, ठीक है, केंद्र में ना होकर यहाँ पर इस फलक पर है, क्या है? एक फलक पर स्थित है, तो इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा भाई? घन से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, यानी प्रत्येक फ्लक्स से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इस फलक पर आपको आवेश दे दिया, इसका मतलब इसका जो बिंदु आवेश है आधा चार्ज तो इस फलक इस घन के अंदर आ गया, आधा क्या है? बाहर की ओर। तो इसको पूरी तरह से क्या करना है? परिबद्ध करना है। इसके लिए आप क्या करोगे? इधर एक ऐसा और घन लगा दोगे, ऐसा घन, इस प्रकार का एक घन और लगा दोगे, इधर इस प्रकार से घन और लगा दोगे आप, ठीक है। ये घन आप लगा दोगे इधर इस प्रकार से, एक घन आपने और लगा दिया, तो ये पूरी तरह से क्या हो गया? परिबद्ध हो गया, ठीक है। इस आधा इसमें आ रहा है, आधा चार्ज नहीं है, Q/2 चार्ज इसमें, Q/2 चार्ज इसमें है, ठीक है। तो घन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स से, घन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स से। दूसरा अपना क्वेश्चन है, घन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स से, तो वो कितना हो जाएगा? 5e, और 5e इक्वल Q की जगह कितना आ जाएगा? चार्ज कितना है? केवल Q/2 ही है इसमें, तो Q की जगह क्या जाएगा? Q/2 और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
पूरे गन से इतना आपका क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा। तो प्रत्येक फ्लक्स से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स फ्लक्स कितने बच गए, 1 2 3 4 और नीचे वाला 5, जिसमें आपका जिस फ्लक्स में आवेश रखा हुआ है उस फ्लक्स से आपका विद्युत फ्लक्स नहीं निकलता है। ठीक है, विद्युत बल रेखा इसमें तो चार्ज ही है, तो यहाँ विद्युत बल रेखाएं कहाँ से आएंगी। ठीक है, और विद्युत बल रेखाएं आएंगी तो वो क्या आएंगी भाई इस पृष्ठ के क्या होगा, इस पृष्ठ के क्या हो जाएगा, ये तो समांतर हो जाएगा, समांतर सॉरी जो विद्युत फ्लक्स है ये क्या जाएगा, जीरो आएगा, क्योंकि थीटा यहाँ पर जीरो आता है आपका। ठीक है, तो इस फ्लक्स से तो आप जहां पर चार्ज रखा हुआ है उस फ्लक्स से तो आपका विद्युत फ्लक्स निकलेगा नहीं। ठीक है, बाकी आपके कितने फ्लक्स बच गए, 5 फ्लक्स बच गए, तो 5 फ्लक्सों से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स तो आपके पास कितना आ गया, Q/2ε0। तो प्रत्येक फ्लक्स से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स चाहिए, तो आपका प्रत्येक फ्लक्स से जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स रहेगा कितना का भाग दे दो, इसमें 5 फ्लक्स बच गए तो 5 का भाग दे दो, आपके पास आ जाएगा Q/5 × 2ε0। तो ये कितना आ जाएगा, Q/10ε0। तो इस कंडीशन में प्रत्येक फ्लक्स से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा आपका, समझ गए, उतार सकते हो आप इसको। चलो उतार लिया होगा, केंद्र पे रखा तो ये वाला, एक फ्लक्स पे रखा तो प्रत्येक फ्लक्स से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स आ गया। ठीक है, यदि इस चार्ज की अब मैं पोजीशन चेंज कर देता हूं, ठीक है, इस चार्ज को मैं यहाँ कोर पे रखता हूं, इस कोर पे, यहाँ पर मैंने बिंदु आवेश रख दिया इस कोर के ऊपर। ठीक है, अब इसको पूर्ण रूप से परिबद्ध करने के लिए आप कितने क्यूबों की आवश्यकता रहेगी भाई, कितने क्यूब चाहिए कि अपना ये चार्ज क्या हो जाए, जो बिंदु आवेश है, जो पॉइंट अपना चार्ज है, वो पूर्ण रूप से क्या हो जाए, परिबद्ध हो जाए। परिबद्ध होने का मतलब पूर्ण रूप से क्या हो जाए, ये बाउंड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें कितने क्यूब चाहिए, 1 2, ठीक है, एक इसके ऊपर रखोगे 3 और एक इसके ऊपर रखोगे तो 4 क्यूब आप रखोगे, तो ये अपना जो कोर पे आपका पॉइंट चार्ज है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब 4 क्यूब आपने यहाँ पर इसको पूरी तरह से बाउंड करने में लगाए, तो एक क्यूब में इस आवेश की कितनी मात्रा रहेगी, कितना, 1/4 आएगा, कितना आएगा, 1/4 Q/4 आएगा एक क्यूब में। ठीक है, तो जो आपकी चार्ज की मात्रा रहेगी एक क्यूब में वो कितनी, Q/4। तो यहां से आपका पास क्या जाएगा, Q/4, क्योंकि Q/4 तो यहाँ पर आपको क्या जाएगा, Q/4ε0। ठीक है, यानी एक गन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स इस कंडीशन में। ठीक है, तो प्रत्येक फ्लक्स से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, प्रत्येक फ्लक्स से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा भैया आपका, क्या आ जाएगा। अब देखो यहां पर आपने इस चार्ज को रख दिया है। ठीक है, तो भाई कितने इसके पृष्ठ आ गए, एक तो ये वाला पृष्ठ इसके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, और एक ऊपर वाला पृष्ठ इसके कांटेक्ट में आएगा। कितने पृष्ठ बच गए आपके, एक तो ये वाला इसके कांटेक्ट में आ गया, तो यहां से आपको कोई विद्युत फ्लक्स नहीं निकलेगा, और एक ये वाला आ रहा है, 2 पृष्ठ इसके कांटेक्ट में आ गए, आपको और पे रखते ही, तो इन 2 पृष्ठों से तो आपका विद्युत फ्लक्स निकलेगा नहीं। बच गए अपने कितने, 4 फ्लक्स बच गए, तो 4 फ्लक्सों से निकलने वाला जो आपका विद्युत फ्लक्स का मान आएगा वो कितना आएगा, कितना आएगा, समझ गए। तो यहां पर आपको देख रहे हैं कि इसके प्रत्येक फ्लक्स से, तो प्रत्येक फ्लक्स कितने फ्लक्स है, 4 है, तो इसमें कितने का डिवाइड कर दो, 4 का डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या जाएगा, 5 = Q/4 × 4πε0। तो ये आपके पास आ जाएगा Q/16ε0, ये आ जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है,
अगला जैसे आपको कंडीशन इस प्रकार से भी दे कि आपका जो पॉइंट चार्ज है इसके यानी आप कोने पे है, कोने पे आपको क्या जाए, ये पॉइंट चार्ज आ जाए यहाँ कोने पे। तो इस कंडीशन में आपका प्रत्येक फ्लक्स से निकलने वाला फ्लक्स का मान आपको पूछ ले तो आप कैसे बताओगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस चार्ज को पूरी तरह से क्या करना है, आपको परिबद्ध करना है, यानी कितने क्यूब लगाए कि अपना ये चार्ज क्या हो जाए, पूरी तरह से परिबद्ध हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे भाई, एक क्यूब तो अपना यहाँ है ही, ठीक है, दूसरा मैंने क्या कर दिया, इधर एक लगा दिया, ठीक है, एक एक इसके ऊपर रख दिया और एक एक इसके साइड में रख दिया और एक एक साइड वालों के ऊपर रख दिया। ठीक है, तो कितने क्यूब आ जाएंगे इसमें, इस कंडीशन में टोटल जो क्यूब आएंगे आपके वो कितने रहेंगे, 8। अब देखो यहाँ पर ये कोने पे रखा हुआ है, ठीक है, तो कितने प्लग आ रहे हैं इसके कॉन्टेक्ट में, एक ये और एक ये ऊपर वाला, 3 प्लग आ रहे हैं। लेकिन 3 प्लगों से तो आपका विद्युत फ्लक्स नहीं निकलेगा, बाकी कितने प्लग बचिए, 3 बच गए, तो इन 3 प्लगों से आपका क्या निकलेगा, विद्युत फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोने पे रखा हुआ है, इस कंडीशन में भाई यहाँ पर 8 क्यूब आपने काम में लिए इसको परिबद्ध करने के लिए, तो एक क्यूब में कितनी आवेश की मात्रा आ गई, क्यूब बाई 1। ठीक है, तो एक क्यूब से जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान रहेगा वो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ क्यूब बाई 1, तो यहाँ पर क्यूब अपॉन 8 एप्सिलॉन। ठीक है, तो प्रत्येक प्लग से आपका निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स का मान रहेगा, कितने प्लग बच गए इसमें, 3 बच गए, 3 का भाग दे दो, ये 3 और ये आपका 8। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास, देखो कितना आ जाएगा, 8 24, ये लो इस प्रकार से आ जाएगा। करो आप इसको भी सॉल्यूशन कर लो आप इस प्रकार से, आप कहीं पर भी इसके सेंटर में दे दे तो आप प्रत्येक प्लग से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान बता सकते हो। यदि इसके एक प्लग के ऊपर दे दे पॉइंट चार्ज, तो आप इसका प्रत्येक प्लग से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान बता सकते हो, और पे दे दे तो बता सकते हो, और या कोने पे आपको दे दे तो आप इसका प्रत्येक प्लग से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान बता सकते हो। ठीक है, यानी जिस प्लग के संपर्क में आपका चार्ज आ गया उससे ये बात का ध्यान रखना, कभी भी विद्युत फ्लक्स से नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ रख दिया तो यहाँ से नहीं निकलेगा, बाकी आपके 5 प्लग बच गए, वहां से आपका विद्युत फ्लक्स निकलेगा। अब यहाँ इस प्लग में रखा है तो आपको फिर दूसरी बात, इसको पूर्ण रूप से क्या करना, आपको परिबद्ध करना है। पूर्ण रूप से परिबद्ध करने के लिए आप कितने प्लग काम में ले रहे हो, और कितने क्यूब काम में ले रहे हो, आप 2 क्यूब ले रहे हो, तो एक क्यूब में मात्रा कितनी आ गई, चार्ज, क्यूब बाई 2, आधा इसमें आधा इसमें, समझ गए, तो आप आराम से निकाल सकते हो। चलो इसका सॉल्यूशन कर सकते हो आप, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, करो इसको सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन आपका हो गया होगा। तो आज की क्लास यहाँ पर आपकी समाप्त होती है। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो नेक्स्ट डे होगी, और अपने इसके न्यूमेरिकल लगभग मैंने जो अच्छे न्यूमेरिकल थे वो यहाँ पर आपको सोल्व करवा दिए हैं। ठीक है, आगे आपको कुछ न्यूमेरिकल दे रखे हैं वो आप बुक से भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे अपना जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर फर्स्ट ही चल रही है अभी। ठीक है, इस यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने क्या कर दिया, दो चैप्टर कंप्लीट करवा दिए। पहला आपका चैप्टर जो लेसन नंबर फर्स्ट था, ठीक है, वो था आपका विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, और लेसन नंबर 2 जो अब यहाँ पर चल रहा है अपना वो है गाउस का नियम और स्केल प्रयोग। तो ये भी अपना चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अपना जो तीसरा जो आपका लेसन रहेगा यूनिट नंबर फर्स्ट का ही है, लेसन नंबर जो आपका 3 है वो है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये अपना लेसन नंबर 3 आएगा। ठीक है, उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट नंबर फर्स्ट लेके आएंगे वापस, लेसन नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, धन्यवाद।